Hello everyone, myself Anita Malav, Assistant Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, कोटा। आज हम पढ़ेंगे लिंकेज ऑफ जीन्स। मीनिंग ऑफ लिंकेज ऑफ जीन्स। बैटसन व पुन्नेट ने 1905 में यह पाया कि जो स्वीट पी के दो जोड़े एलिल्स स्वतंत्र अपव्यूहन नियम यानी इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट लॉ का पालन नहीं कर रहे हैं। मॉर्गन ने भी ड्रोसोफिला में व हचिनसन ने भी इसी प्रकार से मक्का में यह ऑब्जर्व किया। तो उपरोक्त सभी रिसर्चर्स ने यह पाया कि जो जीन्स हैं वह ग्रुप में इनहेरिट यानी वंशागत होते हैं, ना कि अलग अलग। इस प्रकार की जो घटना है, इस प्रकार की जो टेंडेंसी है जिसमें दो या अधिक जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं और एक साथ वंशागत होते हैं, इसे लिंकेज कहते हैं। वह इन जीन्स को हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं। तो संलग्नता यानी लिंकेज वह घटना या वह टेंडेंसी है जिसमें जीन्स समूह में वंशागत होते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ लिंकेज ऑफ जीन्स। तो हम यहाँ पर कुछ गुण पढ़ेंगे लिंकेज ऑफ जीन्स के। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंकेज में दो या अधिक जीन्स एक ही गुणसूत्र पर स्थित होती हैं। वह कैसे स्थित होती हैं? लीनियर फैशन में यानी रैखिक क्रम में वह स्थित होती हैं। लिंकेज में या तो डोमिनेंट जीन्स आपस में एक साथ लिंक्ड रहेंगी या रिसेसिव जीन्स हो सकता है एक साथ लिंक्ड हो, या कुछ डोमिनेंट और कुछ रिसेसिव जीन्स आपस में लिंक्ड मिल सकती हैं। लिंकेज जो होता है सामान्यतः वो जीन्स इन्वॉल्व होती हैं जो क्लोजली रिलेटेड होती हैं या लोकेटेड होती हैं। जब हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो प्रोजेनी में जो पेरेंटल टाइप प्राप्त होता है वह हमें ज़्यादा मिलेगा और रिकॉम्बिनेंट हमें बिल्कुल या बहुत कम पाए जाते हैं। तो जो हमें टेस्ट क्रॉस में रेशियो हमें मिलता है 1:1:1:1 रेशियो, वह रेशियो हमें नहीं मिलता है। लिंकेज में या तो हो सकता है कि अच्छे गुण वाले जीन्स एक साथ जाएं या अनडिजायरेबल ट्रेट्स एक साथ जाएं, या हो सकता है कि डिजायरेबल और कुछ अनडिजायरेबल ट्रेट्स एक साथ जाएं। लिंकेज जो होता है वह ओलिगोजेनिक ट्रेट्स और पॉलीजेनिक ट्रेट्स दोनों में देखने को मिलता है। ओलिगोजेनिक ट्रेट्स का मतलब ऐसे गुण जो कुछ ही जीन्स के द्वारा निर्धारित होते हैं, और पॉलीजेनिक ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स हैं जो कई जीन्स के बीच में इंटरेक्शन के कारण देखने को मिलते हैं। तो लिंकेज इन दोनों में देखने को मिलता है। प्लियोट्रोपिक के अलावा लिंकेज के कारण ही हमें कई कैरेक्टर्स, प्लांट कैरेक्टर्स के बीच में कोरिलेशन देखने को मिलता है। जैसे बीज के रंग और बीज की आकृति एक साथ कोरिलेट है यानी एक साथ जुड़ी हुई है। प्लियोट्रोपी को हम आगे पढ़ेंगे। प्लियोट्रोपी का मतलब होता है कि एक ही जीन द्वारा कई कैरेक्टर्स का निर्धारण करना, यानी कई कैरेक्टर्स एक ही जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। लिंकेज की जो दृढ़ता है ये डिपेंड करती है कि जो जीन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो उनके अंदर हमें लिंकेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस प्रकार, और अगर उनके बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो लिंकेज उनमें कम होगा। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होती हैं, जो स्थित हैं जीन्स, वह एक साथ वंशागत होती हैं। इस प्रकार से लिंकेज ग्रुप वह मिलकर बनाती हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिज्म में उनके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर होता है। जैसे मानव के अंदर अगर 23 हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं तो इसके अंदर लिंकेज ग्रुप्स भी 23 होंगे। लिंकेज जो होता है बार बार एक ही पॉपुलेशन में कई जनरेशन तक इंटरमेटिंग के द्वारा लिंकेज टूट जाता है, यानी वह जो जीन्स जो आपस में लिंक थी वह अलग अलग हो जाती हैं और उनमें इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट देखने को मिलता है। नाउ फेजेस ऑफ लिंकेज ऑफ जीन। तो बैटसन और पुन्नेट ने संलग्नता की व्याख्या की। वह उन्होंने कपलिंग एंड रिपल्शन दो फेज, वास्तव में यहाँ पर हम देखते हैं कि दो फेज हैं, कपलिंग फेज एंड रिपल्शन फेज। तो बैटसन और पुन्नेट ने यह बताया। बाद में मॉर्गन ने कहा, उन्होंने ड्रोसोफिला में अध्ययन किया और यह बताया कि युग्मन और प्रतिकर्षण जो है वह एक ही घटना की दो पहलू हैं। मॉर्गन ने यह ड्रोसोफिला में अध्ययन करने की बात बताया था।
नाउ कपलिंग के बारे में हम पढ़े। कपलिंग में क्या होता है कि टू और मोर डोमिनेंट या टू और मोर रिसेसिव जो एलील्स हैं वह एक साथ जाएंगे, यानी उनके बीच में संलग्नता देखने को मिलेगी। हचिंसन ने मेज के अंदर कपलिंग को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने यह देखा कि जो कलर्ड सीड का जो कलर है और सीड का जो शेप है वह एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कलर ऑफ सीड जैसे कलर्ड है या कलरलेस है, शेप फुल है या शंकन है। तो उन्होंने यहाँ देखा कि उन्होंने दो प्लांट्स लिए, एक कलर्ड फुल सीड्स वाला प्लांट लिया और दूसरा कलरलेस शंकन सीड वाला लिया। उनके बीच में जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में उन्हें कलर्ड फुल प्राप्त हुए। जब F1 जनरेशन की जो को उन्होंने टेस्ट क्रॉस करवाया रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, तो उन्हें इस तरह का रेशो यानी 1:1:1 जो रेशो है वह नहीं मिला। उसकी जगह उन्हें 96.4% रेशो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के मिले, जो कितने मिलने चाहिए थे 50%, और रिकॉम्बिनेशन वाले भी 3.6% मिले, जो उन्हें 50% मिलने चाहिए थे। इसको आप यहाँ पर इस पिक्चर के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। कलरफुल पेरेंट लिया है, यहाँ पर कलरलेस शंकन पेरेंट लिया है, F1 प्रोजेनी कलरफुल प्राप्त हुई है। नाउ इसका उन्होंने इसके साथ रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया तो क्या ऑब्जर्व किया कि पेरेंटल टाइप तो काफी मिल रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट्स बहुत कम मिल रहे हैं। तो और जो पेरेंट टाइप है वो कौन से मिल रहे हैं, कलर्ड एंड फुल, और पेरेंटल कौन सा, कलरलेस शंकन, ये दोनों ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब जो बीज का जो कलर है, कलर और बीज की आकृति के बीच में एसोसिएशन गहरा है, यानी उनके बीच में लिंकेज है, और इसको उन्होंने कपलिंग कहा। रिपल्शन में क्या होता है कि जो डोमिनेंट एलील होता है और रिसेसिव एलील, उनके बीच में लिंकेज देखने को मिलता है। हचिंसन ने रिपल्शन को मेज के अंदर ऑब्जर्व किया और उन्होंने कलर्ड शंकन सीड यानी कैपिटल CS और कलरलेस फुल सीड के बीच में क्रॉस करवाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्रॉस करवाने के बाद उन्हें जो पीढ़ी प्राप्त होती है वह कौन सी होगी, कलर्ड एंड फुल। अब इसका उन्होंने रिसेसिव पेरेंट के साथ टेस्ट क्रॉस करवाया तो उन्हें पेरेंटल टाइप्स ज्यादा मिले, कौन से, कलर्ड शंकर एंड कलरलेस फुल। तो उन्हें इस प्रकार से उन्हें पेरेंट टाइप्स मिले और रिकॉम्बिनेंट बहुत ही कम मिले। तो इस प्रकार से कलर्ड शंकन और कलरलेस फुल, इनके बीच में क्या है, आपस में लिंकेज है, तो इसको उन्होंने रिपल्शन कहा। नाउ लिंकेज ग्रुप, हम ये देखते हैं कि जब क्रोमोसोम पे स्थित जीन्स उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर ना होने से वह एक साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं और लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो जो लिंकेज ग्रुप होता है किसी भी जीव के अंदर, वह उसके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर होता है। जैसे अगर हम लिंकेज ग्रुप देखें, मक्का के अंदर तो 10 लिंकेज ग्रुप होता है, गार्डन पी के अंदर 7 लिंकेज ग्रुप है क्योंकि उसके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या 7 है। इसी प्रकार से ड्रोसोफिला के अंदर हमें 4 लिंकेज ग्रुप देखने को मिलेंगे क्योंकि उसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 4 है। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी 23 लिंकेज ग्रुप देखने को हमें मिलते हैं। नाउ कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, अगर दो जीन्स हैं या उनके बीच में अगर कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो वह आपस में लिंक्ड रहती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमेशा साथ ही बनी रहती है। उनके बीच में कभी स्वतंत्र अपीढ़ नहीं, वो स्वतंत्र नहीं जाती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ड्रोसोफिला के 4th क्रोमोसोम पर 2 जीन्स स्थित हैं, एक तो है बेंट विंग्स वाली जीन और दूसरी है शेवन ब्रिसल वाली जीन। यह जीन जो होती है इनके बीच में कंप्लीट लिंकेज देखने को मिला है। इसको आप एक एग्जाम्पल को अच्छी तरह से यहाँ समझ सकते हैं कि जो पेरेंटल टाइप, एक पेरेंट लिया है बेंट और शेवन, दूसरा वाइल्ड टाइप लिया है। जब इसके अंदर क्रॉस करवाया तो F1 में तो वाइल्ड टाइप प्राप्त हुआ, लेकिन जब इसका F1 पीढ़ी का जब रिसेसिव पेरेंट के साथ टेस्ट क्रॉस करवाया तो टेस्ट क्रॉस में केवल वाइल्ड टाइप प्राप्त हुआ
और बेंट शेवन हमें प्राप्त हुआ। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट प्राप्त नहीं हुआ, केवल पेरेंट टाइप ही प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से बेंट विंग्स और शेवन ब्रिसल्स वाली जीन्स के बीच में कंप्लीट लिंकेज है। नाउ इनकम्प्लीट लिंकेज, वैसे तो कंप्लीट लिंकेज देखने को नहीं मिलता है, लिंकेज अधिकतर इनकम्प्लीट ही होता है और हमें रिकॉम्बिनेंट पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। तो इनकम्प्लीट लिंकेज मेज में, ड्रोसोफिला में और अन्य क्रॉप स्पीशीज में देखने को मिले हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा मेज में समझ सकते हैं कि एक पेरेंट लिया है कलर्ड फुल सीड वाला, दूसरा कलरलेस शंकन सीड वाला। जब इनके बीच में क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिल रहा है, कलर्ड एंड फुल सीड्स। जब इसको हम F1 पीढ़ी को जब हमने टेस्ट क्रॉस करवाया रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, तो हमें पेरेंटल टाइप 96.4% प्राप्त हुए और रिकॉम्बिनेंट हमें 3.6%। यानी पेरेंटल टाइप तो कलर्ड फुल सीड्स एंड कलरलेस शंकन सीड्स पेरेंटल टाइप है, और कलर्ड शंकन सीड्स और कलरलेस फुल सीड ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। तो हमें दोनों तरह के मिल रहे हैं। इसके मतलब उन जीन्स के बीच में इनकम्प्लीट लिंकेज है। इसी प्रकार से जो एग्जाम्पल है इसके अंदर ड्रोसोफिला में भी इसी प्रकार से इनकम्प्लीट लिंकेज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। पेरेंटल टाइप 83% एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप 17% मिल रहे हैं। यानी जो ग्रे बॉडी कलर और लॉन्ग विंग्स हैं और ब्लैक बॉडी कलर वेस्टिजियल विंग्स हैं, उनके बीच के अंदर इनकम्प्लीट लिंकेज है। नाउ डिटेक्शन ऑफ लिंकेज ऑफ जीन्स। जीन्स के बीच में लिंकेज है यह पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस की सहायता लेते हैं। टेस्ट क्रॉस का रेशियो अगर हमें 1:1:1:1 रेशियो नहीं मिलता है, इससे अगर हमें डेविएशन देखने को मिलता है तो हम कहेंगे कि उन जीन्स के बीच में लिंकेज है। इसके अलावा लिंकेज का डिटेक्शन हम कर सकते हैं। अगर हम F1 पीढ़ी के जो हेटेरोजाइगस हमें जो प्लांट प्राप्त हुए हैं, जो प्रोजेनी मिली है, उसको हम जब सेल्फ पॉलिनेटेड करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, तो अगर 9:3:3:1 रेशो हमें नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे कि उन जीन के बीच में लिंकेज है। तो इस प्रकार से इस रेशियो से डेविएशन का पाया जाना शो करता है लिंकेज को। नाउ लिंकेज इन प्लियोट्रोपी। हमने देखा कि प्लियोट्रोपी का अर्थ होता है कि अगर एक जीन कई कैरेक्टर्स को गवर्न कर रहा है, यानी उनको निर्धारित कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्लियोट्रोपी। और लिंकेज में क्या होता है कि जो कई कैरेक्टर्स हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कई पीढ़ी दर पीढ़ी साथ बने रहते हैं। लेकिन प्लियोट्रोपी में वह जो कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि एक जीन कई कैरेक्टर्स को निर्धारित कर रही है, तो वो कैरेक्टर्स आपको हमेशा साथ देखने को मिलेंगे। लेकिन जो लिंकेज होता है यह अगर एक ही पीढ़ी में कई समय तक रिपीटेड इंटरमेटिंग होता है एक पॉपुलेशन में कई जनरेशन तक, तो वहां पर जो लिंकेज होता है उन जीन्स के बीच में वो टूट जाता है और इंडिपेंडेंट एजोर्टमेंट देखने को मिलता है। तो लिंकेज और प्लियोट्रोपी में यह अंतर होता है। नाउ लिंकेज सिग्निफिकेंस इन प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग में लिंकेज जो है इसकी काफी महत्ता है। इनको हम 3 पॉइंट्स के अंदर देख सकते हैं। इफेक्ट ऑन सिलेक्शन, जेनेटिक वेरिएंस एंड इफेक्ट ऑन जेनेटिक कोरिलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑन सिलेक्शन। तो हम ये देखते हैं कि जो लिंकेज होता है वह कई जीन्स जो होती हैं उनके द्वारा दर्शाए गए कैरेक्टर्स जो होती हैं उनमें लिंकेज दर्शाता है। जैसे कि भाई सीड का कलर है और सीड का आकृतीय सीड की शेप है, तो ये डिजायरेबल कैरेक्टर है, और अगर ये एक साथ जाते हैं तो यह प्लांट ब्रीडर के लिए फायदेमंद रहता है। लिंकेज की जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ वंशागत हो रहे हैं, तो इट इज एडवांटेजियस फॉर प्लांट ब्रीडर्स। तो लिंकेज जो है सिलेक्शन करने में प्लांट ब्रीडर्स को हेल्प करता है। नाउ इफेक्ट ऑन जेनेटिक वेरिएंस। हम ये देखते हैं कि जो क्वांटिटेटिव जो कैरेक्टर्स हैं के लिए जो जेनेटिक वेरिएशन का जो हम एस्टिमेशन लगाया कि उन कैरेक्टर्स जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर कितना जेनेटिक वेरिएशन होगा, वह लिंकेज के कारण प्रभावित होता है। यहाँ पर एक टर्म आई है लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। तो लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम क्या है? लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम जीन्स के बीच में हम तब माना जाता है जब या तो वो क्लोजली
एसोसिएटेड होती हैं या बहुत कम वो एसोसिएटेड होती हैं। तो जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारे पॉपुलेशन में आनी चाहिए कि हाँ यह एक्सपेक्टेड वैल्यू या इतने हमें पेरेंट्स मिलेंगे, इतने रिकॉम्बिनेंट्स, इतने पेरेंटल टाइप मिलेंगे, इतने रिकॉम्बिनेंट टाइप मिलेंगे, जब इस तरह के रेशियो से जब हमें वेरिएशन देखने को मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लिंकेज के द्वारा प्रभावित जेनेटिक वेरिएंस, यानी लिंकेज जो होता है वह जेनेटिक वेरिएंस की जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं उनको प्रभावित करता है। नाउ इफेक्ट ऑन जेनेटिक कोरिलेशन, जो लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं वह हाई जेनेटिक कोरिलेशन एंड हाई कोहेरिटेबिलिटी जीन्स के बीच में शो करते हैं। तो दो ऐसी उच्च गुणवत्ता वाले कैरेक्टर्स जिनके बीच में संलग्नता है को हम एक साथ इम्प्रूव करवा सकते हैं। यदि उनके बीच में कोई लिंकेज नहीं है तो ब्रीडर्स क्या कर सकते हैं कि दो सोर्स यानी दो टाइप के प्लांट सोर्स को लेकर उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लिंकेज के काफ़ी सिग्निफिकेंस है इन प्लांट ब्रीडिंग में। तो आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDP GGC कोटा। धन्यवाद।